हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गाइडलाइन एजुकेशन प्यार में। तो आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती, जिसमें हम देखेंगे आज 5 हिस्ट्री क्वेश्चन, 5 पॉलिटी क्वेश्चन और 5 ज्योग्राफी क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर दोनों साथ रहेंगे, ज्योग्राफी 5-5 क्वेश्चन। यानी ये ऑपरेशन महादेव सीरीज चल रही है हमारी। ऑपरेशन महादेव सीरीज का मतलब क्या होता है कि हम उन सभी छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे जो अभी रिसेंटली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछे हैं, उनके बारे में क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो आपको बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर, जो आपको मुख्य रूप से भूमिका निभाएंगे। आपको 19, 20 और 21 सितंबर को इन प्रश्नों को आप देखोगे, साथ में आप वीडियो पटवार इनमें भी आप देखोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है। यानी आपको आराम से पहले क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला संबंधित है। यानी ये राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। ठीक है, यानी आर्ट एंड कल्चर से कौन सा प्रश्न संबंधित है, राजस्थान हिस्ट्री के हम 5 क्वेश्चन करेंगे, ज्योग्राफी 5 करेंगे, 5 पॉलिटी के, यानी 5-5 का एक ऐसा ढेर लगा देंगे हम। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का 19, 20, 21 3 दिन जो पेपर चलेगा ना, उसमें इन्हीं 5 क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे आपको जवाब देना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे और एकदम ईमानदारी से इन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है और इन क्वेश्चनों को आप गलती से जो मेरे से मिस्टेक हुई वो भी सभी बतानी है। ठीक है, हमारे राजस्थान में क्या बनी ठंडी का राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है, तो आपको पता होना चाहिए बनी ठंडी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से है। ठीक है, यानी बनी ठंडी क्या है कि किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, यानी किशनगढ़ चित्र शैली से क्या चित्रकला से क्या संबंधित है, बनी ठनी है। ठीक है, यानी बनी ठनी किससे संबंधित है, तो चित्रकला, किशनगढ़ की चित्रकला से बनी ठनी संबंधित है। ठीक है, एक बात इसमें ये कहती थी, भारत की मोनालिसा भी किसे कहा जाता है, भारत की मोनालिसा किसे कहा गया, सॉरी, भारत की मोनालिसा किसको कहा गया है, तो इसी बनी ठनी को चित्रकला को कहा गया है। ठीक है, यानी भारत की जो मोनालिसा कहा गया है ना, यानी हाल फिलहाल में वो मोनालिसा वो नहीं, बल्कि बनी ठनी को चित्रकला को भारत की मोनालिसा कहा गया है। ठीक है, किसने कहा था, तो एरिक एडिसन ने कहा था। ठीक है, यानी एरिक एडिसन ने किस क्या कहा था इनको, एरिक एरिक डिस्कर ने क्या कहा था इनको, भारत की, यानी भारत की मोनालिसा किसे कहा गया था, इनको कहा गया था। ठीक है, वो कुंभ मेले वाली नहीं है भारत की मोनालिसा, ये इनको क्या गया था। ठीक है, बनी ठनी को आगे बात करें तो इन पे बनी ठनी पे एक डाक टिकट भी जारी होगी है। ठीक है, यानी डाक टिकट भी जारी होगी है, यानी बनी ठनी पे क्या हो गई है, डाक टिकट 1973 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करें तो इसके जो बनी ठनी के चित्रकार है वो कौन थे, मोहरचंद। ठीक है, मोहरध्वज, मोहरध्वज थे। ठीक है, यानी मोहरध्वज निहालचंद थे। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, आराम से देखना। एक क्वेश्चन को लगभग 5 मिनट ले लो, पर क्वेश्चन को बारीक से देखो कि बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। वीडियो देख लो, पटवार देख लेना आपकी बार। ठीक है, 4th ग्रेड देख लेना। ठीक है, इन सभी एग्जाम में देखने मिलेगा कि बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है, तो आपको बता देना किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, बात करें किशनगढ़ की, इसकी प्रारंभ एरिक एडिसन ने इसका कहा था, भारत की मोनालिसा कहा था, और इसमें डाक टिकट कब जारी हुई थी, 1973 में, और इसका कलाकार कौन था, तो मोहरध्वज निहालचंद। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया मुझे लग रहा है। ठीक है,
अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना, दूसरा क्वेश्चन आराम से देखना है क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आपको क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, यानी आपको क्लास को क्या करना है, लास्ट तक वॉच करना है और क्वेश्चनों को क्या है, आराम से देखते जाना है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये क्वेश्चन किससे करा रहा हूं, जेल प्रेरी के पेपर में जो हाल फिलहाल में 12 अप्रैल को या 13 अप्रैल को जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ था ना, उसमें आ रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जोधपुर शहर की स्थापना बुझी कब हुई थी, 1 नंबर ऑप्शन में, जल्दी से जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में। यानी जोधपुर शहर की स्थापना, आपके सामने क्वेश्चन क्या है, जोधपुर शहर की स्थापना। एक शहर से क्वेश्चन आएगा, जोधपुर की, उदयपुर की, जयपुर की, बीकानेर की, इन जैसी स्थापना याद करने के लिए मुझे लग रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल लेगा, क्योंकि आपको पता है आपका 6 पारियों पेपर होना है। ठीक है, 6 पारियों में एक तो क्वेश्चन तो ऐसा बनाएगा बंदा, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलाएगा वो, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन निकालने की बात की गई। ठीक है, ये भी जेल प्रेरी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जेल प्रेरी के पेपर में आया क्वेश्चन कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो जोधपुर शहर की स्थापना कब होती है, तो आपको पता होना चाहिए, जोधपुर शहर की स्थापना होती है 1459 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा होती है, राव जोधा के द्वारा। ठीक है, यानी राव जोधा के द्वारा किसकी शहर की स्थापना होती है, 1459 में राव जोधा के द्वारा। आपके सामने ये लिख देता हूँ, जोधपुर शहर की स्थापना होती है 1459 में, किसके द्वारा होती है, तो राव जोधा के द्वारा। ठीक है, यानी राव जोधा के द्वारा होती है। अब जोधपुर शहर को किसने बसाया था, तो राव जोधा ने बसाया था। अब जोधपुर शहर किसकी पहाड़ी पर बसा है, तो चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर, चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर। ठीक है, और इसकी नींव किसने लगाई थी, करनी माता ने। ठीक है, अगर चामुंडा माता के मंदिर की बात करें तो वो भी इसमें बनाया गया था, किसने बनाया था, तो राव जोधा ने। ठीक है, चिड़ियाटू की पहाड़ी पर करनी माता ने इस किले की क्या लगाई थी, नींव लगाई थी। ठीक है, समझ में आ गया, यानी करनी माता की सहायता से इसको बसाया गया था। ठीक है, यदि जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई थी वो क्वेश्चन आता है, तो आपको करके आना क्या है। ठीक है, एक आपको दे रखा है 1559 ईस्वी, इसके बारे में और समझा देता हूं मैं, यानी आपको मैं साथ ही करा दूंगा, मेन मेन जो स्थापना हुई है ना वो साथ ही कर लेते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लेते, 1559 वाली और देखते हैं। ठीक है, 1559 में किसकी होती है, तो उदयपुर की स्थापना होती है। यानी 1559 में किसकी होती है, उदयपुर की स्थापना होती है, किसके द्वारा, तो उदय सिंह के द्वारा। ठीक है, यानी उदय सिंह के द्वारा होती है उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बात करें तो एक आपके जयपुर की ओर देख लो, जयपुर की स्थापना ठीक है कब होती है, 1727 में, किसके द्वारा, स्वयं सिंह के द्वारा। ठीक है, यानी इनके द्वारा क्या होती है, जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में, उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में और 1459 ईस्वी में इनके द्वारा, और बीकानेर की स्थापना 1483 है क्या, मुझे कंफर्म नहीं है, राव भिक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी आपको स्थापना का एक, अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है ना आपके सामने है, ये जोधपुर का लिख लो आप। ठीक है, जोधपुर 1564, 1459, 1559 उदयपुर, और बीकानेर 1483, 1727 जयपुर। ठीक है, आपके समझ में आ गई किसके द्वारा कब की गई थी। ठीक है, सभी बात कर लिया, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यानी आराम से देखना है, आराम से पढ़ना है, आराम से सोचना है, आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे तो आराम आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी आपको क्या पूछा है, फड़क कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध कहां से है, 1 नंबर,
भीलवाड़ा। यानी आपके सामने दे रखा है जो फट चित्रकला से है, यानी फट चित्रकला से है, उनका संबंध कहां से बताया गया है? श्रीलाल जोशी का। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, फट चित्रकला। आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है श्रीलाल जोशी किससे संबंधित है, तो फट से। ठीक है, याद रख लेना, फट से कौन है? श्रीलाल जोशी। ठीक है, अब इनका संबंध कहां से बताया गया है? आपको जिले का पूछा है तो आपको क्या करके आना है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ऑप्शन में अगर भीलवाड़ा तो भीलवाड़ा, शाहपुरा करके आना है। ठीक है, यानी शाहपुरा अगर आपके ऑप्शन में आता है तो शाहपुरा करके आना है। ठीक है, इन फट कलाकार श्रीलाल जोशी है ना, उनका चित्रकार श्रीलाल जोशी कहां से संबंधित है? तो भीलवाड़ा से। और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के शाहपुरा से। ठीक है, अगर शाहपुरा उसमें आता है यानी यहाँ पे भीलवाड़ा ना देकर आपको शाहपुरा दे देना, तो अभी आपके ये करके आना है। और किससे संबंधित है? फट से संबंधित है। बात समझ में आ गई? राम राम से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एकदम खास क्वेश्चन है। ठीक है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको मान के चलना कि इनसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल क्या प्रबल संभावना बता देता हूं मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन करेंगे, अब चौथा क्वेश्चन देख लो इसका। शाकंभरी चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसने कवि बंधव की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन नहीं देता हूं, आप सीधे बताना है। शाकंभरी चौहान वंश के शासक का नाम बताना है जिसका कवि बांधव क्या उपाधि थी। ठीक है, यानी किसने उपाधि धारण की थी कवि बांधव की? शाकंभरी चौहानों के अनुसार बताना है। तो आपके सामने शाकंभरी के चौहानों वंश कवि बांधव की उपाधि धारण किसने की थी? ज्यादा टाइम नहीं लेते, हमें बता देते हैं किसने की थी। विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। ठीक है, यानी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कौन सी उपाधि थी? शाकंभरी के चौहानों की स्थापना कौन करता है? तो शाकंभरी के चौहानों की स्थापना कौन करता है? वासुदेव। ठीक है, यानी शाकंभरी चौहानों की स्थापना कौन करता है? तो वासुदेव, यानी वासुदेव के द्वारा शाकंभरी चौहानों की स्थापना की जाती है। आगे इसमें बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बनाई थी? 2.5 दिन का, सॉरी विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बनाया था? एक विद्या संस्कृत पाठशाला बनाया गया था। ठीक है, संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, संस्कृत पाठशाला। ठीक है, उसको तोड़ के क्या बना दिया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ कहां पे राज करते हैं? तो दिल्ली पे राज किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का। राजस्थान जीके के आपको इस प्रकार क्वेश्चन मैं सभी करा दूंगा। ठीक है, यानी कोई आर्ट ए कल्चर से, 2 आर्ट कल्चर से ले लेंगे, 2 हिस्ट्री से ले लेंगे, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सभी पूरे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वीर विनोद का लेखक कौन है? ज्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, यानी वीर विनोद के लेखक कौन है? तो श्यामल दास जी। ठीक है, आपके ऑप्शन में अगर श्यामल दास जी आता है तो वीर विनोद के लेखक करके आना कौन है? श्यामल दास जी। कौन के किसके? वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास जी। अगर श्यामल दास जी का वीर विनोद होती है तो भी करके आना है कि वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? ये हमारे कौन थे? राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी के, यानी पॉलिटी क्वेश्चन देखेंगे आप, फिर देखेंगे आप ज्योग्राफी के। ठीक है, पॉलिटी का पहला क्वेश्चन देखो आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पॉलिटी के तो शानदार करानी है आपको, क्योंकि पॉलिटी तो हमारे से बाहर जाएगी नहीं किसी क्वेश्चन में। आराम से देखना है। निम्नलिखित में से
किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। आप क्वेश्चन सोचो आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन देखो आराम से कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की उसके पास शक्ति है। यानी आपको पता होना चाहिए इसमें क्या दे रखा है, आपको राज्यपाल पूछा है, ठीक है। यानी राज्यपाल के बारे में उसको हटाने की शक्ति किसके पास है। तो आपको मैं ऑप्शन ना बना के ऐसे बता देता हूँ लिखने के बजाय। आपको 1 नंबर राष्ट्रपति देगा, 2 नंबर चीफ जस्टिस देगा, ठीक है, 3 नंबर पर देगा हाईकोर्ट के और 4 पर देगा मुख्यमंत्री। तो आपको क्या करना है, सॉरी यानी 1 पर आपको दे देगा राष्ट्रपति, ठीक है, 2 पे पीएम दे देगा, ठीक है, 3 पे सीजीआई दे देगा, यानी 4 पे सभी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसके पास राज्य के राज्यपाल के पद से हटाने की शक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के पास क्या है, उसके राज्य के राज्यपाल हटाने की पद की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के साथ है, ठीक है। यानी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा क्या उठाया जाता है कि राज्यपाल को हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी उसको राज्यपाल हटाया सकता है, अलग कोई नहीं हटा सकता। ना तो आपके प्रधानमंत्री साहब हटा सकते, ना कोई मुख्य न्यायाधीश हटा सकता, ना कोई अन्य मंत्री या मुख्यमंत्री भी उस राज्य का हटा सकता, बल्कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है उस पद से। तो आपको बता देना राष्ट्रपति उस पद से राज्यपाल को हटा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का, यानी उसको क्या हटा सकता कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्य में राज्यपाल को पद से अनुशासन की गई है, ठीक है। यानी आपको क्या बताना है, आपके सामने क्या है, कौन से संविधान संशोधन के तहत, यानी कौन से संविधान संशोधन के तहत राज्यों में राज्यपाल पद की बात की गई है। यानी ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें यह बात की गई थी कि एक राज्य में क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए। ये कौन से संविधान संशोधन की बात की गई है, तो आपको बता देना है 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। ये लागू कब होता है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि एक राज्यपाल होगा, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। यानी आर्टिकल 153 यह कहता है, आर्टिकल 153 से बात यह समझे कि हमारा जब 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 में लागू हुआ था, जब 7वां संविधान संशोधन है 1 नवंबर 1956 को होता है, ठीक है, वो लागू होता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। उसमें बात यह की गई थी कि एक राज्य क्या होना चाहिए, एक राज्यपाल होना चाहिए। और जो यहाँ इस टाइम जो लागू हुआ था ना, उसमें राज्यपाल से पहले कौन सा पद चलता था, तो राजप्रमुख का पद, यानी राजप्रमुख का पद क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आपको यह बात याद रखनी है। यानी 1956 से पहले किसका पद था, तो राजप्रमुख का पद था, और राजप्रमुख का पद क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, उसमें एक राज्य का एक राज्यपाल आर्टिकल 153 में बात की गई है, 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके। जैसे पंजाब और चंडीगढ़ का हाल फिलहाल में कौन एक राज्य का राज्यपाल है, तो आपको बता देना है कौन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपको बता देना है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब। कितने क्रम के हैं, 45वें क्रम के, ठीक है। जुलाई
2024 में क्या ली थी उन्होंने? शपथ ली थी, ठीक है। उनसे पहले कौन थे? कलराज जी मिश्र साहब, ठीक है। आगे बात करें, कलराज जी मिश्र साहब, हरिभाव कृष्णराव बागड़ी साहब कहाँ से आए हैं? तो महाराष्ट्र से, ठीक है। यानी महाराष्ट्र से कहाँ से आए हरिभाव कृष्णराव बागड़ी साहब? महाराष्ट्र से आए हैं, ठीक है। यानी वहां से क्या थे? बीजेपी के नेता थे। और वहां से किनको क्या कर दी जुलाई 2024 में? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या दिलाएगी इनको? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की गई। और इनको शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बात समझ लेना, फिर नहीं कहना कि ये नहीं करवाया, ठीक है। यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। किसको? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। हमारे वर्तमान में राज्यपाल 45 कर्मी कौन है? हरिभाव कृष्णराव बागड़े साहब, ठीक है। इन्होंने जुलाई 2024 में क्या किया था? राजस्थान में पद ग्रहण किया था। उनसे पहले कौन से थे? 44वें क्रम के कौन से थे? तो कलराज जी मिश्र। किससे पहले? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र से हरिभाव कृष्णराव बागड़े साहब आते हैं। और हरिभाव कृष्णराव बागड़े साहब की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, आर्टिकल 157, आर्टिकल 158, आर्टिकल 159, ठीक है। यानी आपके सामने कितने आर्टिकल है? 9 आर्टिकल है, ठीक है। बात कर लेता हूँ एक एक आर्टिकल की। उससे पहले आप बता दीजिए मुझे, यानी एक आर्टिकल, एक गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे में कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होगी, ठीक है। यानी एक एक गवर्नर होना चाहिए उस राज्य का, एक राज्यपाल या गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। एक कार्यपालिका नियुक्त होगी, नियुक्ति, ठीक है। आर्टिकल 120 में क्या कहता है? नियुक्ति कहता है। कार्यालय, कार्यकाल, योग्यता, ठीक है, शर्तें और कस्में। आपके सामने अगर आर्टिकल देता है ना, आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी आपके सामने क्या देता है? अगर आर्टिकल देता है, आप इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सुमेलित कीजिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए। ये मान के चलना, पटवार में है ना, इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पटवार में, ठीक है। फोर्थ ग्रेड में तो मिलेंगे मिलेंगे, पर पटवार में और मिलेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 153 के सामने देना एक गवर्नर, यानी एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। वह दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? उसमें निहित होगी, यानी जिस राज्य में राज्यपाल है ना, उसकी कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? उसमें निहित होगी, ठीक है। आर्टिकल 155 क्या कहता है कि नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। नियुक्ति की बात कर ली तो हमने कौन करता है नियुक्ति? तो आपको बता देना है कौन करता है? राष्ट्रपति साहब, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, राष्ट्रपति साहब नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, ठीक है। अब बात करें आगे कार्यकाल की, बात करें तो कार्यकाल जहां तक मान लीजिए, पहले तो कार्यकाल संभावना कितनी? 5 वर्ष की है, ठीक है। पर जब तक है ना, जब तक राष्ट्रपति चाहे ना, राष्ट्रपति चाहे, ये शब्द आता है ना आपके क्वेश्चन में या पेपर में, तो ये सही करके ना, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा ना, उसके पद पर वो आसीन रहेगा, ठीक है। योग्यता की बात करें तो योग्यता में क्या है कि उसकी क्या होना चाहिए? 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष आयु क्या होनी चाहिए? उसकी पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। शर्तें की बात करें तो शर्त में क्या होनी चाहिए कि वो किसी किसी पद पे आसीन ना हो, ठीक है। यानी किसी पद पे ना हो, यह बात करनी है, ठीक है। बात करें शपथ, शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो क्या दिलाएंगे इनको? शपथ दिलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। ये आर्टिकल आपका चौथा क्वेश्चन है, मान के चलना 100% सही आएगा, ठीक है। यानी 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब करते हैं पांचवें क्वेश्चन की बात, पॉलिटी की हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है पॉलिटी का। पांचवा क्वेश्चन तो मैं आपको इस प्रकार क्वेश्चन आएगा नहीं, तो आप मान के चलना कि
यानी ये सामने आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को बारीक से समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य राज्यों के राज्यपाल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। यानी कौन सा कार्य राज्य के राज्यपालों के द्वारा नहीं होता, आपके सामने ये क्वेश्चन है। आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, एकदम बात सही है। आरपीएससी सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, ये गलत, राष्ट्रपति साहब करते हैं, ठीक है। यानी 2 नंबर क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। आरपीएससी के अध्यक्ष के सदस्य के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। आरपीएस सदस्य के पद से हटाने की बात कौन करते हैं, गलत। यानी 2 और 4 हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी इनसे भी कौन करता है, राष्ट्रपति हटाएगा, और इन पे भी राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। इन राजस्थान पॉलिटी को आप किस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप मान के चलना कि ये क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। सिर्फ ज्योग्राफी 5 मिनट में देखेंगे हम। आपको मैं ज्योग्राफी के ओनली 5 मिनट में क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप ज्योग्राफी के ओनली क्वेश्चन सुनते जाना। यानी किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, बल्कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, किस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, तो आप क्या करना, गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। यानी आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन है ना, वो इस प्रकार क्वेश्चन मुझे लग रहा है जहां से देखने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन एक ज्योग्राफी का मान के चलो कि एक क्वेश्चन पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच थी। यानी पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछे ना आपको, तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच थी, तो राजस्थान और पाकिस्तान, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आप जवाब, ठीक है। कितने किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, ठीक है। कितने राज्यों के साथ, गंगानगर, बीकानेर, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर और कुछ हिस्सा फलोदी का, ठीक है। यानी इस प्रकार आपके सामने आ जाएगा। रेड क्लिफ रेखा से कोई क्वेश्चन आता है, 1070 किलोमीटर का क्या है, पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा लगती है, राजस्थान के 5 जिले लगते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का राज्य कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि, सॉरी राज्य नहीं, जिला। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला बुझे ना आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो आपका जवाब होना चाहिए जैसलमेर, ठीक है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मुझे आपको क्या होना चाहिए, जवाब क्षेत्रफल, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन की बात करें, घग्गर नदी कौन से जिले से होकर बहती है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है घग्गर नदी कौन से जिले से होकर बहती है, तो आपका जवाब होना चाहिए गंगानगर और हनुमानगढ़। अब इसको विश्लेषण कर दूं मैं, ठीक है। ये हनुमानगढ़ के टीपी तहसील के तलवाड़ा नामक गांव है ना, तलवाड़ा नामक गांव से वहां से क्या आती है, ये राजस्थान में एंटर करती है। और ये बात मैंने नदी वाली वीडियो बता रखी है, बल्कि आपको बता दूं, टीपी तहसील के तलवाड़ा नामक गांव से क्या करती है, राजस्थान के एंटर करती है, और गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या करती है, ये 2 जगह रहती है, ठीक है। और सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बड़ौपल में क्या इसके बाढ़ की संभावना देखने मिलती है। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, चौथे क्वेश्चन की। यानी 3 क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन है वो बाद में बता दूंगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला, साक्षरता वाला, साक्षरता वाला, सबसे अधिक साक्षरता वाला किसमें है, कोटा में, ठीक है। यानी सबसे अधिक साक्षरता कहां पे है, कोटा में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं, कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता देना है सुजानगढ़, सुजानगढ़ के ताल छापर, ठीक है, कहां पे, चूरू में, ठीक है। यानी आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन बोले हैं, किसके, राजस्थान हिस्ट्री के, राजस्थान ज्योग्राफी के। यानी राजस्थान ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन कौन कौन से बोले हैं, आराम से समझना है। आराम से क्वेश्चन को समझोगे ना, तो आपके, मुझे जहां तक लग रहा है कि इन क्वेश्चनों से फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये लिखने के बावजूद हम देखने या बोलने या सुनने पर ध्यान देंगे ना, तो ज्यादा फायदा होगा। और इस क्लास को आप जितना शेयर करोगे और जितना आप क्या करोगे, जितना उसको आगे बढ़ाओगे, जितनी रीच करोगे आप, बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना ही मेहनत करूंगा। अब राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने 5 क्वेश्चन कराए। एक रेड क्लिफ रेखा के बारे में बताया कि रेड क्लिफ रेखा हमारे राजस्थान की कौन किस प्रकार सीमा लाती है, तो राजस्थान से पाकिस्तान के साथ हमारा रेड क्लिफ रेखा सीमा बनती है, ठीक है। 1070 किलोमीटर बनती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या देखा, ये कितने राजस्थान में, कि गंगानगर लगता है, ठीक है। फिर बीकानेर लगेगा, फिर आपके सामने लगेगा गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में आप जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी का कुछ हिस्सा लगता है। बात समझ में आ गई आपके सामने। फिर आगे बात करें तो ये आगे हमने क्वेश्चन देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सॉरी जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको बता दे रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमने अगले क्वेश्चन की बात की थी कि गंगा नदी की राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, गंगा नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, कौन कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के
टीबी तहसील की जो तलवाड़ा नामक गांव है वहां से क्या करती है, प्रवेश करती है और गंगानगर हनुमानगढ़ से 2 से बहती हुई आगे क्या चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान के फोर्टोपास तक जाती है, वहां से क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, आगरा कहा जाता है। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला, तो आपको बता दें सबसे अधिक साक्षरता किस कहां पे है, कोटा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कृषि नंबर कहां पाई जाती है, आपको तालछापर अभ्यारण्य के बारे में बता दिया। काले मिर्ग यानी काले मिर्ग कहां पाया जाता है, तालछापर अभ्यारण्य कहां पे पड़ता है, सुजानगढ़, सुजानगढ़ में कहां पे, चूरू में पड़ता है। ठीक है, यानी इस प्रकार हम ऑपरेशन ऑपरेशन महादेव की सीरीज लेकर आ रहे हैं। आप जितना साथ करोगे, जितना सपोर्ट करोगे तो हम लेते आएंगे और आगे इसी प्रकार हम 5-5 क्वेश्चनों को देखकर हम ओनली 19, 20, 21 को तीन तीन दिन में नहीं है 5-5 क्वेश्चन वाली सीरीज आपको वहां से धड़ाधड़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।